नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। लोगों को आपस में जोड़ने का एक विशेष माध्यम भाषा को माना जाता है। भाषा लोगों को आपस में जोड़ती है, समाज को जोड़ती है, राष्ट्र को जोड़ती है। लेकिन हाल के दिनों में भाषा एक जुबानी जंग का कारण बन गई है, जो केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच चल रही है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने भाषा को लेकर एक और अकारण युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। और सीनियर हमारे चीफ मिनिस्टर दक्षिण भारत के श्री स्टालिन जी को ये संदेश देना चाहता हूं। यूडी यन बदल न थई करूबी पगलाई वलरकुम अयुदाम अल्लाह। तमिल भाषा में मैंने शब्द बोले हैं। इतनी सुंदर भाषा है और इसका यह अर्थ ये निकलता है कि लैंग्वेज इज अ टूल फॉर फॉस्टरिंग फ्रेंडशिप, इट्स नॉट अ वेपन फॉर फॉस्टरिंग एनिमिटी। हमारे आंध्र प्रदेश के बच्चे देख रहे हैं, दे शुड ऑल्सो हैव अ राइट, इफ दे आर तेलुगु स्पीकर्स रिजाइडिंग इन तमिलनाडु, दैट वी मस्ट बिल्ड द कैपेसिटी इन गवर्नमेंट स्कूल्स, that a Telugu speaking student and family, if they are shifted there or they are residing in Tamil Nadu, they should have the facility to learn Telugu. தமிழ்நாடு தன்னுடைய உயிர் பிரச்சனையான மொழி போரையும் தன்னுடைய உரிமை பிரச்சனையான தொகுதி மறுசீரமைப்பையும் எதிர்கொண்டிருக்கு. இதனுடைய உண்மையான நோக்கத்தை நீங்கள் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க கேட்டுக்கிறேன். தொகுதி மறுசீரமைப்பு என்பது நம்ம மாநிலத்தோட சுயமரியாதை, சமூக நீதி, நம்ம சமூக நல திட்டங்களை பெரிதும் பாதிக்கும். இதை நீங்கள் மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் மாநிலம் காக்க எழுந்து நிற்க வேண்டும். இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டியாக நாம் போராட்டத்தை தொடங்கணும். இப்போது கர்நாடகா, பஞ்சாப், தெலுங்கானா போன்ற மாநிலங்களிலிருந்து நமக்கான ஆதரவு குரல் வந்திருக்கு. இதை பார்த்த ஒன்றிய அரசு இந்திய திரைக்கலன்னு சொல்லிக்கிட்டே அதுக்கான எல்லா முன்னெடுப்புகளையும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மும்மொழி கொள்கையை ஏற்றுக்காததால் நமக்கான பணமும் இன்னமும் தரல. मामला क्या है बताते हैं आपको। मामला यह है कि तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं किया है और इसका कारण यह बताया जा रहा है कि यह नीति हिंदी को राज्य में थोपने की कोशिश है। तमिलनाडु की एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार का कहना है कि राज्य के स्कूलों में पहले से ही 2 भाषाओं की नीति लागू है, जिसमें तमिल और अंग्रेजी शामिल है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषाओं की नीति है, जिनमें तमिल, अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है। हालांकि इस नीति में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि तीसरी भाषा हिंदी ही होनी चाहिए, बल्कि यह कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। इसके बावजूद तमिलनाडु सरकार इसे एक तरह से हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देख रही है। बात यह भी है कि अगर राज्य सरकार नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करती है तो केंद्र की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में कटौती का संकेत दिया जा चुका है, जिसे तमिलनाडु सरकार ब्लैकमेलिंग के रूप में देख रही है। इस विवाद ने अब भाषा से बढ़कर उत्तर दक्षिण के बीच एक जटिल राजनीतिक मुद्दा बना लिया है और इस जुबानी जंग के बीच कुछ लोग के मन में यह भी भ्रम था कि हिंदी राष्ट्र की भाषा है तो इसे हर जगह होनी चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है ही नहीं। स्वतंत्रता हासिल करने के 2 साल बाद भारतीय संविधान में हिंदी को देश की राजभाषा के तौर पर तो अंगीकार कर लिया गया, तब भी हिंदी में पढ़ना, लिखना, बोलना अंग्रेजी के मुकाबले 2म दर्जे की चीज थी। कमोबेश यही हालत आज भी बने हुए हैं। इस बात की कल्पना आप वर्तमान में उत्तर और दक्षिण के बीच जुबानी जंग से लगा सकते हैं। आप ये सोचिए कि भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश के लिए ऐसा संविधान बनाना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, जो सभी को स्वीकार्य हो। भाषा के मामले में तो यह विविधता और भी जटिल रही होगी, क्योंकि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी वाली बात मुहावरे तक नहीं, ठोस वास्तविकता भी थी। 1960 के दशक में गैर हिंदी भाषी राज्यों में हुई कई हिंसक झड़पों के बाद देश के संसद ने एक राष्ट्रभाषा के विचार को त्याग देना ही उचित समझा। अंतरिम 15 वर्ष बीत जाने पर संविधान में हिंदी की स्थिति को लेकर नए प्रावधान जोड़े तो गए, लेकिन वास्तविकता में अंग्रेजी ही सरकारी कामकाज की भाषा बनी रही। अब देश की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और संवर्धन के लिए अलग से एक खुली अनुसूची बनाई गई। इसमें 14 भाषाएं शामिल थी। धीरे धीरे यह संख्या 22 की हो गई।
अभी की स्थिति यह है कि इस सूची में शामिल होने के लिए 38 और भाषाओं की मांग सरकार के सम्मुख विचाराधीन है। देखा जाए तो हमारे देश में भाषा का मसला खासा पेचीदा रहा है, लेकिन तथ्य यह है कि हिंदी देश में सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। पिछली जनगणना के आंकड़े बताएं तो भारत के 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। बहरहाल, अब जहां तक एनईपी का मामला है, इसमें अच्छी और अस्वीकार्य दोनों विशेषताएं हैं। विवादास्पद विशेषताओं में से एक ये टीएलएफ है। टीएलएफ को भले ही हिंदी भाषा राज्यों में लागू नहीं किया गया है, लेकिन गैर हिंदी भाषा राज्यों में इसे लागू करने की मांग बढ़ी है। दक्षिण के नेताओं का कहना है कि इससे पहले कि सरकार तमिलनाडु को तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के लिए धमकाए, उन्हें पूरे भारत में 2 भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी को पढ़ाए जाने की व्यवस्था को सफल बनाना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह विवाद और बढ़ेगा और इसे केंद्र और राज्य संबंधों के संदर्भ में किस तरह से देखा जाए? क्या यह सिर्फ सरकारी मुद्दा है या फिर यह आम जनता की चिंता भी बन चुका है? इसके अलावा क्या वैश्वीकरण के इस युग में अपनी भाषा के साथ साथ तीसरी भाषा की भी आवश्यकता है? और क्या हिंदी तीसरी भाषा के रूप में भारत के संघीय ढांचे के लिए अहम है? क्या परिसीमन वास्तव में दक्षिण भारतीय राज्यों को सत्ता की हिस्सेदारी में नुकसान पहुंचाएगा? ये तमाम प्रश्न हैं। बहरहाल, केंद्र और राज्य भाषा में कैसे संतुलन स्थापित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।